अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने कल वाले लेक्चर में चैप्टर 3 को स्टार्ट किया हुआ था, हमने वेलोसिटी के टाइप्स डिस्कस किए थे। एक टाइप वेलोसिटी का है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इफ़ अ बॉडी covers equal distance if a body covers equal distance in equal interval of time. If a body covers equal distance in equal interval of time, then body has uniform वेलोसिटी। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हम कहेंगे बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब कहने का क्या है, देखिए मैं छोटा सा टाइम का इंटरवल ले रहा हूँ और सपोज मैं टाइम का एक छोटा सा इंटरवल ले रहा हूँ और सपोज करें ये टाइम का जो इंटरवल है छोटा सा वो 1 सेकंड है। तो जब 1 सेकंड, यानी मैं कह रहा हूँ कि पहले सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है पहले सेकंड में, और फिर 2 सेकंड्स में बॉडी ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, या नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी ने जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी ने जो है वो अगेन 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख रहे हैं हर एक सेकंड जो एक टाइम का छोटा सा इंटरवल है, हर एक सेकंड में बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी जैसे ही 1 सेकंड गुजरेगा बॉडी 10 मीटर आगे चलती जाएगी। तो ऐसी अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी के पास होगी तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब जब इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सपोज करें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 10 + 10 + 10 और टाइम 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 30/3 यानी 10। और आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, इंस्टेंटेनियस मींस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। हर एक इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन जनरेट हो गई कि जब किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो दूसरी डेफिनेशन होगी, when the average velocity of a body becomes equal to instantaneous velocity, then body has यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अब यहाँ से थोड़ी एक बात समझें। देखें, हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। देखें, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात आप याद रख लें, अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी मतलब उसका वही होगा जो हमने पढ़ा है। पर एक बात याद रखिएगा, जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो भी सकती है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकती। एक्सेलरेशन क्या है हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट करेंगे, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म देन बॉडी may or may not have acceleration।
ठीक है। पर जब हम कहेंगे कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, व्हेन वी आर सेइंग दैट बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन 0 होगी। तो हम कहेंगे बॉडी मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, यानी बॉडी की फिर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। इसी तरीके से अब हम कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। देखें, अगर हमें वेलोसिटी का ग्राफ देना है तो वेलोसिटी का ग्राफ हम कैसे देंगे? तो वेलोसिटी का ग्राफ जब भी हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। सपोज करें अगर ये हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, सपोज करें यहाँ पे हमारा टाइम था 1 सेकंड और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। यहाँ पे हमारा टाइम है 2 सेकंड और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। और यहाँ पे टाइम है 3 सेकंड और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर। इसका मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो 1 सेकंड है और 1 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर किया है। अब 1 और 2 के बीच में जो गैप है ये भी 1 सेकंड है और 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा। यानी हर 1 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी जो है वो डिस्टेंस बॉडी का इंक्रीज होता जाएगा 10 मीटर से। तो जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, अब ये कौन सा ग्राफ है? ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें मिला हुआ है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने का एक सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप लेंगे। स्लोप का मतलब होता है हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, समझे, हमने ये 2 पॉइंट ले ली। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऊपर माइनस करेंगे, नीचे हम टाइम को माइनस करेंगे, यानी हम वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और टेक्निकली इसको स्लोप कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives velocity। देखें, कुछ आपको ऐसे भी कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप लेंगे तो वो आपको स्पीड देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्पीड और वेलोसिटी को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में और स्पीड में क्या फ़र्क होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाएगा तो उस ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखें, इस ग्राफ्स के मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं। देखें, अगर ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक ऐसा है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इस तरीके का भी मिलेगा, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसा भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा। अब देखें, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि दूसरी कोई कर्व है तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस ग्राफ में, यानी ये ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक किस्म की स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब होगा कि कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कोई कर्व है, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ठीक है, अब देखें, ये 2 ग्राफ्स हो सकते हैं, इस तरीके का भी कोई ग्राफ हो सकता है,
इस तरीके का भी कोई ग्राफ हमारा हो सकता है। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। और ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, पर इन दोनों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस ग्राफ का मतलब है जैसे टाइम गुजर रहा है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और इसका मतलब है जैसे ही टाइम गुजर रहा है हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। कैसे? देखें, अगर आप इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे आपको ज़्यादा मिलेगा। स्लोप अगर ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा है, पर जब आप इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे आपको स्लोप कम मिलेगा। यानी जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे आप आगे आएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा? टाइम इंक्रीज होता जाएगा। टाइम इंक्रीज होने से आपकी बॉडी डिस्टेंस कम कवर कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी की, आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, और ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, और ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज़ की। रिलेटिव वेलोसिटीज़ का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा एग्जांपल आप समझें। सपोज करें आप ये किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये दूसरी ट्रेन जो है ये दूसरे ट्रैक पे आपके पास आ रही है। तो जब आप यहाँ बैठे होंगे और आप बाहर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस ट्रेन जो आ रही है इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर ऑब्जर्वर जो होता है वो अपने आप को स्टेशनरी कंसीडर करता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अगर हम इस ट्रेन की स्पीड यहाँ बैठ के मेजर करेंगे तो ये कुछ और स्पीड होगी, और जो बंदा ग्राउंड पे बैठ के मेजर करेगा वो कुछ और बताएगा। तो ये वाली स्पीड जो हम मेजर करेंगे इस स्पीड को कहेंगे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड पे हम दो फार्मूले डिस्कस करेंगे। अब आप समझें कि दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इफ टू बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर, मतलब ऐसे कह सकता हूं कि एक बॉडी ईस्ट से आ रही है और एक बॉडी वेस्ट से आ रही है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। तो अप्रोच कर रही हैं तो इसका मतलब है यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में सपोज करें मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो v1 प्लस v2 होगी। यानी अगर इस ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो और इस ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो, तो हम कहेंगे, ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये जो ट्रेन मेरे पास आ रही है इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। और इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये जो ट्रेन मेरे पास आ रही है इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती हैं। इसी तरीके से नंबर 2, if two bodies are leaving each other, एक दूसरे को छोड़ रही हैं, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं सेम डायरेक्शन। अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो जब सेम डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है, यानी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक बॉडी ये 10 मीटर पर सेकंड से, सपोज करें ये एक बॉडी है या ये एक ट्रेन है, ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, और ये बॉडी इसके पीछे है और ये 15 मीटर पर सेकंड से इसके पीछे जा रही है सेम डायरेक्शन में।
तो अगर हम इस ऑब्जर्वर से पूछेंगे, ये कहेगा इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। या अगर हम इससे पूछेंगे तो वो कहेगा इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, पर मेरे पीछे जा रही है, और ये कहेगा मेरे आगे जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे? जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव करेंगी तो इस केस में रिलेटिव स्पीड का फार्मूला होगा v1 माइनस v2। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड होंगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम इस पे कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा MCQs करते हैं। When average and instantaneous velocities of a body becomes equal, then body has option A zero acceleration, option B constant acceleration, option C constant velocity, option D both A and C। ठीक है, तो अब देखें मैंने ऊपर क्या कहा है, वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उसके पास जीरो एक्सेलरेशन होती है। तो इसका सही ऑप्शन ए भी होगा, सी भी होगा, इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। When two trains are moving in opposite direction, their relative speeds is 25 meter per second, but when these are moving in same direction, their relative speed is 5 meter per second, then speed of trains are, ठीक है, ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगेगी। सिंपल लॉजिक क्या है देखें, व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड, यानी हमें दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनका सम क्या हो 25। अगर आप देखें तो इनका सम 25 है, पर हमें नीचे भी एक कंडीशन दी जा रही है, बट व्हेन दीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, पर जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 5। यानी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 25 हो और उनका डिफरेंस 5 हो। तो सम तो इनका 25 है पर डिफरेंस इनका 5 नहीं आएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन नंबर बी देखें, इसका सम कभी भी 25 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता।
ऑप्शन नंबर सी को चेक करें कि सम इनका कितना आ रहा है 25 और डिफरेंस इनका कितना आ रहा है 5। सम क्यों? क्योंकि हमें पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव करेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड होंगी, यानी v1 प्लस v2। यानी अगर हम इस ऑप्शन को ले रहे हैं तो 10 प्लस 20 अपना 15 25 हो गया, यानी ठीक है। और जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होंगी, यानी v1 माइनस v2 या v2 माइनस 1 v1 ऐसे कर सकते हैं। तो जब हम 15 में से 10 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5 आएगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। हम इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? v1 प्लस v2 25, v1 माइनस v2 5। यहाँ से आप किसी एक वैल्यू का, एक पैरामीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप ऐड करेंगे तो ये 2v1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो v1 आपको मिल गया 30 डिवाइडेड बाई 2 15। एक का वैल्यू आपको 15 मिल गया है। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में 15 रखेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो 25 माइनस 15 क्या आएगा? 10। पर ये एक लंबा प्रोसेस है, मेरी सजेशन ये है कि आप ऑप्शन में से चेक करके उसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ 2 trains are 100 meter and 150 meters and crossing each other in opposite direction. The length of 2 trains are 100 and 150 meter and crossing each other in opposite direction with speeds of 30 meter per second and 20 meter per second respectively, ठीक है। Find the time taken by trains to cross each other। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बुक्स में, तो हम इनकी सॉल्यूशन भी करेंगे। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। 3 seconds, 2 seconds, 10 seconds, 5 seconds, ठीक है। तो अब इनकी सॉल्यूशन कैसे होगी? देखें, क्वेश्चन बता रहा है कि ये 2 ट्रेन हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 100 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर। क्रॉसिंग के दौरान जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वो 100 प्लस 150 होगा। हमें पता है इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का पता चलेगा कि वेलोसिटी कितनी होगी? 50। तो वेलोसिटी का पता हमें चल चुका है। और क्रॉसिंग के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो 150 इसका भी कवर होगा, 100 इसका भी कवर होगा क्रॉसिंग में। तो डिस्टेंस कवर होगा 250। अब हमें टाइम चाहिए। तो हमने एक बेसिक सी इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद है, S इज इक्वल टू VT। तो यहाँ से हम T निकाल सकते हैं S अपॉन V से, और S की जगह हम क्या रखेंगे? 250, स्पीड की जगह 50 रखेंगे, तो इसका रिजल्ट होगा 5 सेकंड्स। द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर 5 सेकंड्स। अब एक क्वेश्चन और देखें। Two cars, the car A is moving with a speed of 30 meter per second. The car A is moving with the speed of 30 meter per second
and 100 meter ahead from car B, which is moving at a speed 20 meter per second in same direction. 50 meter per second in same direction. Find how much time will car B take to overtake the car A. ठीक है, कॉमन सेंस होगा, अगर है तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप अंग्रेजी को सही समझें, क्वेश्चन को सही समझें। द कार ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये कार ए है, ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। ठीक है, एंड 100 मीटर अहेड ऑफ कार बी, अहेड फ्रॉम कार बी, यानी कार बी से कार ए जो है वो आगे है। कितने मीटर्स? 100, यानी कार बी यहाँ पे होगी, ये कार बी है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, और ये इनके बीच में कितना फासला था? 100। अब लाजमी है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कार बी इसको ओवरटेक करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। हमें यह कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद इनकी ओवरटेकिंग होगी। तो कॉमन सेंस है, एक छोटा सा बच्चा बी जो है इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे देखें? वो कहेगा कि इनकी रिलेटिव स्पीड, तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, यानी रिलेटिव स्पीड होगी 20। हमें पता चल चुका है कि रिलेटिव स्पीड 20 होगी, और डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है? 100, क्योंकि हमें इसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक तब होगा जब ये 100 वाला डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाए, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। वही सिंपल सा फार्मूला, S इज इक्वल टू V इंटू T, तो T बराबर होगा S/V, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये होगा 5। तो इसका रिजल्ट भी 5 होगा। तो आप ये नोट करें, तो फिर कुछ और देखते हैं।